हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ कंटिन्यू क्लास 10th की एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम्स की। उसी चीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हैं। जो चैप्टर हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर से यहाँ मैं लिया था। बहुत सारे बच्चों के यहाँ डाउट होंगे कि सर सेकंड चैप्टर से क्यों लिए आप, जबकि फर्स्ट चैप्टर जो था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप, वहाँ से हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ से ही मैंने क्यों लिया उसका रीज़न है बेटा, मैं बता दूँ सबको कि उस चैप्टर को न लेने के पीछे रीजन ये था और इसको लेने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या है, हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आता इतनी आसानी से। और हिस्ट्री जब कभी भी नाम सुनने में आता ना कि कौन इतनी तारीखें याद करे, कौन इतनी डेटें याद करे, याद होगा या नहीं होगा। तो इसका रीजन था कि सेकंड चैप्टर से, क्योंकि आपने गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, और सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बहुत सारी ऐसी जगह के नाम, जैसे आपने चंपारण को देखा, खेड़ा को देखा, अहमदाबाद है, गुजरात है, ये बहुत सारी ऐसी जगहों के नाम जो आपने सुने हैं। तो जब इन सारी जगहों के नाम सुने तो मैं वो सारी जगह, आप पहले से इनके बारे में 50% से तो ज़्यादा जानते ही हैं, और वो सारे इंसिडेंट, वो सारे फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं। इसलिए मैंने इस सोचा कि ये चीज़ सारी जो रहती है, अगर हिस्ट्री को इस वे में पढ़ाया जाए तो आपको उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत आसान होगा। यही कारण था इसको स्टार्ट करना। जैसे मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूँ इसके बाद देख लेंगे कौन सा करना है, फिर आराम से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इससे पहले हमने आपके दो लेक्चर्स देखे, दो वीडियो में बात की हमने आपके साथ दो लेक्चर्स में, जिसमें हमने सेक्शन फर्स्ट और टू को देख रहे हैं। टू को सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से बागानों में स्वराज की बात चल रही थी, कि जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट आया, इससे पहले हमने देखा था कि जो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, गांधी जी, तो गांधी जी का यहाँ इससे पहले जब गांधी जी 1915 में, ये बात मैं थोड़ी कर लूँ, साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए तो यहाँ पे उनके तीन मूवमेंट थे। एक तो मूवमेंट यहाँ पे हुआ था उनका, कौन सा मूवमेंट, मूवमेंट था आपका चंपारण। तो चंपारण मूवमेंट था, चंपारण की बात की थी। तो दूसरा मूवमेंट था यहाँ पे उनका खेड़ा, तो खेड़ा मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और तीसरा मूवमेंट जो चल रहा था वो चल रहा था अहमदाबाद कॉटन मिल, अहमदाबाद कॉटन मिल। तो अहमदाबाद कॉटन मिल, जैसे चंपारण है, खेरड़ा है, अहमदाबाद कॉटन मिल, और ये सारे मूवमेंट होने के बाद गांधी जी एक बड़े से मूवमेंट के यहाँ इंतजार में थे। फिर गांधी जी ने एक यहाँ पे मूवमेंट एक स्टार्ट भी किया था। फिर देखते हैं ये सारी चीजें कैसी थी, वो बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या थे, जो बागान थे, बागान की स्टोरी स्पेशल जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि असम की जो चाय के बागान थे, ये स्टोरी आपकी असम की है, असम की। और स्पेशल बात करूंगा यहाँ चाय के बागान, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट जो गांधी जी का हुआ था, गांधी जी ने यहाँ पे बोला था इसके लिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ चलाए थे गांधी जी, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करना चाहते थे और सब लोग यहाँ शामिल होना चाहते थे। उसी प्रकार असम के किसान भी इसमें शामिल होना चाहते थे। चलो देखते हैं टॉपिक को। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा, जो स्वराज के कॉन्सेप्ट के बारे में, मजदूर, तो यहाँ के जो लेबर थे, जो मजदूर थे, वो अपनी समझ अलग थी। वही बात है ना कि सबके लिए, मैंने पहले ही बोला कि आगे देखेंगे भी कि स्वराज के मतलब सबके लिए अलग अलग थे, ये चीजें सबके लिए अलग थी। और असम स्पेशल बात करेंगे, असम, असम के बागान मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहें आ जा सकते थे जिनमें से उनको बंद रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क बनाए, मतलब देख रहे थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब ही यही था कि वो अपने गांव आ जा सकें, अपने गांव से संपर्क रख पाए। ये और 1859 में एक एक्ट आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और इस एक्ट के तहत उनके जो गांव में आवाजाही थी, मतलब गांव में आना जाना था, गांव से कॉन्टेक्ट रखना, घूमना फिरना, इस सारी चीज़ों पर उन पर क्या लगा दिया, पाबंदी लगा दी थी, मतलब रोक लगा दी थी, और कभी भी वो बाहर नहीं जा सकते थे। और यहाँ क्या लिखा, बागानों में जो काम करने वाले मजदूरों के बिना इजाजत के, बिना परमिशन के बाहर से बाहर जाने की छूट नहीं थी, और इस इजाजत उन्हें बिरले ही कभी मिली थी। कभी भी ऐसी परमिशन उनको नहीं मिली कि यहाँ हमने देखा कि इजाजत उन्हें बिरले ही मिली थी। और उन्हें कभी भी, जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना यहाँ पे देखो कि 1859 में जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया, और जो चाय के बागानों में काम करने वाले जो लोग थे, काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के वहां बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो ये भी चीज देखेंगे, इजाजत उन्हें बिरले ही कभी मिली थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको कभी परमिशन मिली हो। और जब इनने ये सब चीजें सुनी थी, कि जब उन्होंने एक मूवमेंट के बारे में सुना, असहयोग आंदोलन, जिसको हम जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो उन्होंने जब असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों जो मजदूर थे वो अधिकारियों को अवहेलना करने लगे। उन्होंने चाहे बागानों को क्या किया,
बागानों को छोड़ दिया और अपने घरों को चल दिए। उनको लगता था कि वे अब गांधी राज आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखो, उनको क्या लगता था कि अब क्या आ रहा है, अब गांधी राज आ रहा है। तो उनको ऐसा लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, अब तो वो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट देखो क्या पॉइंट हो रहा है, कैसा सबको लगता था कि गांव में हर लोग को क्या मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल से अभी पहुंच नहीं पाए। रेलवे और स्टीमरों, क्योंकि उस समय हड़ताल चल रही थी, मैं पहले ही बता दिया कि जितने भी रेलवे वर्कर्स थे या स्टूडेंटों ने स्कूलों को छोड़ दिया था, कॉलेजों को छोड़ दिया था, जो टीचर्स थे वो सारे लोगों ने क्या किया था, वो सारी चीजें यहाँ पे कर दी थी। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। रेलवे स्टीमर्स हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसकर रह गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। यही टॉपिक पे हमने बात की थी और ये मैं टॉपिक पे बात कर रहा था कि किस प्रकार से, देखो अब यहाँ रेलवे, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम थे ना, वो रेलवे और स्टीमर थे। रेलवे और स्टीमर के ही माध्यम से वो लोग जा सकते थे। अब उस समय क्या हो रहा था कि रेलवे और स्टीमर की हड़तालें चल रही थी, इस वजह से वो कभी अपने जो डेस्टिनेशन था कभी उस मूवमेंट में शामिल हो नहीं पाए और पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया और उनकी पिटाई की गई। इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा दृष्टियों से कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया। कभी भी ऐसे छोटे मोटे जो मूवमेंट हुए वो कभी कांग्रेस में परिभाषित नहीं किए गए। ये कभी कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत सारा इतना ज़्यादा वो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं था, या हमारे पास इतनी सारी मतलब कि कम्युनिकेशन के सिस्टम होने से, अब ऐसा कोई इंटरनेट का कोई सिस्टम तो था नहीं था इतना बड़ा कोई हो। वैसे ही उस समय पे जो न्यूज़पेपर आते थे, वीकली आते थे, मंथली आते थे, तो ऐसे अब डे बाई डे कोई न्यूज़पेपर का सिस्टम नहीं था, कोई मैगजीन का डे बाई डे कोई सिस्टम नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। हुआ क्या कि उन्होंने भी स्वराज शब्द को अपने हिसाब से अर्थ निकालने लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनका जो स्वराज के लिए जो मतलब था, उसका मतलब अपने हिसाब से उनने अर्थ निकाला था, और स्वराज का मीनिंग जो था उनके लिए, उसके लिए कुछ और हो गया था। और उनके लिए यह एक युग द्योतक था, जब सारे कष्ट सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, फिर भी आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भी भरी। वे अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक रूप से जुड़े थे और वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ करके देखते। वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे, उनके इलाके तक ही सीमित नहीं रहता था। ये देखो, ये सारा जो मूवमेंट हुआ था, ये जो चीजें देखी कि किस प्रकार से यहाँ पे, इससे पहले वाले जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि ये वाला हमने देखा था, यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ी थी अल्लूरी सीताराम राजू की, कि अल्लूरी सीताराम राजू ने कैसे इस सिस्टम स्टार्ट किए थे, ठीक है, और वो कैसे चीजें चल रही थी, ठीक है। तो इसकी बात हमने की थी कि देखो अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि अल्लूरी राम जो सीताराम राजू हैं, यहाँ अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे, उनकी बात आती है। उनके पास बहुत सारे ऐसा माना जाता था, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू ने यहाँ जो SC ST थे, यहाँ पे मतलब जो कह सकते हैं, जो ट्राइब्स लोग थे, जो जनजातियां थी, जो सारे ट्राइब्स थे, इनके लीडर बन के आए थे, इनके क्या आए थे, लीडर बन करके आए थे। और ये सारी, इसका कारण क्या था ट्राइब्स का, ये भी मैंने बताया दिया। तो यहाँ पे एक एक्ट आया था, एक्ट का नाम था फॉरेस्ट एक्ट। जितने ट्राइब्स थे उनको जंगल से लकड़ी, ये सब चीज़ों पर रोक लगा दी थी, जैसे कि फूल पत्ते। इससे पहले वाले हमने जो सेक्शन में देखा था, सेक्शन को देखो, इससे पहले वाले में हमने इसमें एक स्टोरी पढ़ी थी बाबा राम चंद्र की। तो बाबा रामचंद्र की स्टोरी को हमने देखा था इसमें कि किस प्रकार से बाबा रामचंद्र की जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट आए थे। बाबा रामचंद्र किसानों के लिए, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र, ये देखा था। और इनका कारण था गिरमिटिया सिस्टम, जिसे इंडेंजर्ड लेवल कहते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट में आपके साथ यहाँ बात कर चुका हूँ। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें हमने कर ली। तो यहीं पे एक इंसिडेंट होगा और वो इंसिडेंट का इमेज यहाँ पे बना भी है, ये है। और एक किस प्रकार से यहाँ लिखा है कि चोरी चोरा एक इंसिडेंट होता है, और चोरी चोरा इंसिडेंट में यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं हम लोग। कि ये लिखा कि चोरी चोरा इंसिडेंट होता है 1922 में। एक बात आपको पता है कि गोरखपुर में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, और इस छोटे किसी इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। गोरखपुर में स्थित चोरी चोरा में बाजार में गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो गया, और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान कर दिया। कारण यही था, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसको रोकने के पीछे के रीजन क्या थे, गांधी जी ने इसको वापस क्यों लिया। तो महात्मा गांधी जी ने इसको वापस लिया जो असहयोग आंदोलन था। देखते हैं अब असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन यहाँ पे MCQ बन सकता है कि असहयोग आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट था, तो
1922 में ये इंसिडेंट हुआ था। और इस इंसिडेंट की वजह से, इंसिडेंट के बारे में कुछ मैं बता दूं कि वहाँ पे हुआ क्या था। एक तरफ पुलिस थी और एक तरफ मतलब कि जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो जितने सत्याग्रही लोग थे, वॉलेंटियर लोग, तो वो जा रहे थे और आमने सामने मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस उन पर लाठियां चार्ज कर देती है, जिसको लेकर के भीड़ जो रहती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। और बहुत गुस्सा था वैसे ही उनको अंग्रेजों गवर्नमेंट के प्रति इन चीज़ को लेकर के। और जो उनका जो थाना रहता है, उस थाने में ऐसे करके उसमें कम से समथिंग 22 से या 23 मतलब 22 या 23 जो पुलिसकर्मी थे, जो पुलिस वाले थे, इनको अंदर बंद करके आग लगा दी जाती है पूरी कोतवाली मतलब कि थाने में, और ये जल करके मर जाते हैं। यहाँ पे जो सारी जो इंसिडेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा वायलेंस इसमें हो जाता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है तो गांधी जी इसको रोकने का आह्वान करते हैं, कहते हैं अब मैं इसको वापस देता हूँ। तो ये इंसिडेंट था चोरा चोरी, तो इसको याद रखना, ये चोरी चोरा इंसिडेंट था कि क्या कारण थे, क्या चीजें थी, तो ये सब देख लेना। अब नीचे आता है सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट होता है, और सबने अवज्ञा की ओर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये देखना इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे गांधी जी ने कहा सभी लोगों से कि अभी जो मूवमेंट होगा नेक्स्ट वाला, वो मूवमेंट होना चाहिए एकदम पीसफुली होना चाहिए मूवमेंट। तो इसकी बात है गांधी जी ने कही। तो फरवरी की बात है और 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था आंदोलन हिंसक हो गया है। उनको क्या लगता था, जो आंदोलन है वो क्या हो चुका है, हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रही व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो आंदोलन था वो हिंसक होता जा रहा है और जो सत्याग्रही उनको क्या करने की जरूरत है, उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता जन संघर्षों से थक चुके थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी लाइन है कि जो कांग्रेस के जो लीडर थे वो क्या हो चुके थे, थक चुके थे। बार बार वो मूवमेंट स्टार्ट करना, फिर बंद करना, फिर स्टार्ट करना, तो इससे थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भी वो पार्ट लेना चाहते थे। उस समय इलेक्शन भी आ गए थे करीब। उनको लगता था परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधार की वकालत करना और यह दिखाना कि महत्वपूर्ण है कि वे परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो नाम इंपोर्टेंट है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदों राजनीति वापस लौटने के लिए भीतर ही कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम दिया स्वराज पार्टी। तो ये नाम याद रखना, ये पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो एक पार्टी बनाई स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किया, कर डाला जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र थे, मतलब रेडिकल थिंकिंग रखते थे, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। और इनका पर्पज था कि इनको क्या चाहिए था, पूर्ण स्वतंत्रता। इनका पर्पज था पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, हमें चाहिए तो संपूर्ण मतलब कंप्लीट डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। ये सारी चीजें बेसिक चली रही थी। फिर आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तथ्य थे जिनमें 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल गई। पहला कारण था, तो इसके दो रीजन थे। एक पहले कारण में क्या आएगा, यहाँ देखते हैं। तो पहला कारण क्या था, पहले कारण में क्या आएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी और 1926 के बाद से जो कृषि थी, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था, उनकी जो प्राइस थी वो क्या होने लगी, गिरने लगी। और 1930 के बाद को पूरी तरह से ये धराशायी हो गई और धीरे धीरे धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। यही हो गया था कि पहला कारण तो सबसे पहले ये था कि विश्वव्यापी आर्थिक लेवल पर मंदी आ गई थी और 1926 में कृषि उत्पादों की जो कीमतें थी, जो प्राइस थी, वो क्या होने लगी, डाउनफॉल होने लगी। और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई और कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, जिससे किसानों ने अपनी उपज को बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। उनकी कंडीशन ये हो गई कि न तो वो अपने उपज को बेच सकते थे प्रोडक्शन को, यहाँ तक ये कंडीशन आ गई कि उनका जो जितना एक्सपेंड हो रहा था एग्रीकल्चर में, जितना वो खर्च हो रहे थे, वो भी निकलना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन आ गई और यहाँ पे वो लगान भी चुका नहीं पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे और इसका असर कहाँ देखने को मिला, 1930 में गाँव में ज्यादा देखने को इसका चीजों का असर मिला। इसी पृष्ठभूमि की बात करें, उस समय क्या था कि ब्रिटेन में टूरी गवर्नमेंट थी। जैसे कि अभी हम कहें ना भारत में किसकी गवर्नमेंट है, किसकी सरकार है, तो मोदी जी की, तो मोदी सरकार। उसी प्रकार टोरी गवर्नमेंट के एक लीडरशिप में साइमन कमीशन के नेतृत्व में लीडरशिप में एक वैधानिक आयोग, जिसका नाम था साइमन कमीशन नाम दिया, एक वैधानिक आयोग को भारत कर भेजा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आंदोलन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इसका वर्ग क्या था, अगर वर्ग पूछे कि इसका वर्ग क्या था, तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था।
मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना था, इसका वर्क था कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करना था और उसके बारे में सजेशन और डिसीजन भी देना था। ये थे, इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था इसमें। जितने इस जो कमीशन था इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, जिस वजह से इसका ज्यादातर क्या किया गया, यहाँ पे अपोज किया गया और अपोज करके इसको कहा साइमन गो बैक, और ऐसे करके इसको नारे दिए और इसको वापस कर दिया। वही देखेंगे कि होगा क्या आगे। 1928 में देखो, 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय एल्विन ने 1929 में यहाँ पर क्या किया, वायसराय एल्विन ने 1929 में एक मीनिंग निकल के आता है डोमिनियन स्टेट। ये बहुत अच्छे से इस मीनिंग को देखो, डोमिनियन स्टेट। तो डोमिनियन स्टेट की बात कही और को गोल मोल सा ऐलान कर दिया, मतलब वही घुमाने वाली बात कही कि हम आपको ठीक है ये चीजें दे रहे हैं, हम आपको डोमिनियन स्टेट दे रहे हैं। यहाँ पे बात घुमा दी कि हम गोल मोल सा एक, मतलब एक वही बात होगी ना घुमाने वाली, कि हम आपको अभी ये राइट्स दे देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेट दे रहे हैं। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है मैं अभी बता रहा हूँ डिटेल से, इस बारे में कोई भी सीमा भी नहीं पता, ये भी नहीं बताया कि हम कब तक देंगे ये चीज। सिर्फ इनका कहना ये था कि भावी संविधान में चर्चा करने के गोल में सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। आपके जो संविधान है बनाने के लिए सारी चीजें, इसके लिए गोल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता संतुष्ट, इससे खुश नहीं थे डोमिनियन स्टेट से। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्राट खेवा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था, उस यही रीजन था। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी है। ये इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग थी, इमेज है तो आप पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है वो समझो कि यहाँ पे जो डोमिनियन स्टेट की बात की गई, डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि यहाँ पे सारी पावर, जो इंटरनल पावर होगी, जिसे हम कहेंगे इंटरनल पावर, इंटरनल जो भी शक्तियां होंगी वो किसके होंगी, वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होगी। जैसे लॉ मेकिंग करना है, जितने भी भारत में कानून बनाना। लेकिन एक्सटर्नल जो पावर होगी ना, एक्सटर्नल पावर किसके हाथ में होगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होगी। मतलब वो किस में होगी, वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहने वाली है। क्या, एक्सटर्नल पावर। जैसे कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा कहना था कि आपको पावर तो दे रहे थे, आपको शक्ति तो दे रहे थे, आपको देश को डोमिनियन स्टेट तो बना रहे थे, मतलब आपको देश को फ्री तो कर रहे थे, लेकिन वो फ्री पूर्ण, मतलब एक कंप्लीट फ्री नहीं था, मतलब उस पर कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा कंट्री, हमारा इंडिया किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, या किसी भी पॉलिटिकल रिलेशन के साथ, या कोई ट्रेड ट्रीटी के साथ है, और वो किसी प्रकार का रिलेशन पर जियो पॉलिटिक्स तरीके से, किसी भी तरीके से किसी से रिश्ता रखना चाहता है, या कोई ट्रेड ट्रीटी, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए इस पर हमारे देश के ऊपर चाइना अटैक कर देता है, श्रीलंका कर देता है, या किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर हो जाता है, तो फिर उस समय हमें ब्रिटेन के मतलब कि परमिशन का इंतजार करना पड़ेगा अपने इंडियन आर्मी को भेजने के लिए, नेवी आर इनको। तो अब आप समझ रहे हो, तो ऐसा स्टेट हम नहीं चाहते थे। इसमें दो लीडरों के नाम इंपोर्टेंट रहेंगे, एक तो जवाहरलाल नेहरू रहेंगे और दूसरे बॉस सुभाष चंद्र बोस रहेंगे। इनके नेता एक कांग्रेस के सबसे रेडिकल नेता थे, तेज तर्रार थे, और एक खीमा बहुत आक्रामक था, और इनको क्या लगा, तेवर अपनाने लगा, और इन पे आगे देखो थिंकिंग चेंज होगी, और क्या करते हैं यहाँ पे उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेताएं ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संविधान व्यवस्था के पक्ष में थे। कुछ ऐसे लीडर थे जो कह रहे थे कि ठीक है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें दे दे, डोमिनियन स्टेट दे दे, और हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते। लेकिन इस खेमे जो ग्रुप था ना, वही बात होगी ना कि कुछ ग्रुप ऐसे थे कि कह रहे थे कि ठीक है जो ब्रिटिश हमें दे रहा है ना डोमिनियन स्टेट, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो नए लोग थे, मतलब यंगेस्ट लोग थे, उन्हें स्पष्ट मना कर दिया, और उनका प्रभाव घटता चला गया। और होता क्या है कि 19 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में, कांग्रेस के एक सेशन होता है, लाहौर सेशन है, इसको याद रखना। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज्य की बात कही। तो यहाँ लाहौर सेशन में जाकर के यहाँ बात करते हैं किसकी, पूर्ण स्वराज्य की। पूर्ण स्वराज की मांग की और इसे औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से मान भी लिया, और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, ये डेट याद रखना, और इसी दिन जाकर के हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट इंप्लीमेंट किया जाएगा, को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे, और इस उत्सव को बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। तो एक चीज, बेसिक चीजें कि ये डेट इंपोर्टेंट इसलिए है
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को मैं बता दूं, इससे पहले जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी डेट ये नहीं है, डेट ये है ये वाली। यहीं पे जो सेशन में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी, और यहाँ पे इंडियन जो फ्लैग है, जो जिसे हम इंडिया तिरंगा के नाम से जानते हैं, भारतीय झंडा जो है तिरंगा के नाम से जानते हैं, जिसमें ट्राई कलर है, उसकी बात वहाँ गांधी जी ने उस तिरंगे को लहराए और एक कहा कि अब हम लेंगे तो पूर्ण स्वराज्य लेंगे, मतलब पूर्ण राज्य लेंगे, और हम ये नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते। चलो ठीक है, उससे पहले ये तो बात है ठीक थी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या कहा था, स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1900। इस दिन क्या कहा कि जिस दिन हम डेमोक्रेसी मिलेगी, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, उस दिन हमें शपथ लेते हैं, उन्होंने ओथ ली। और ये 26 जनवरी इसलिए इंपोर्टेंट होती है, और आगे जाके इसे रिपब्लिक डे के रूप में इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है। इनमें क्या बोला, हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज को, ये इंपोर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला कि हमारा ऐसा विश्वास है कि किसी भी समाज को, भारतीय जनता का भी यह भी अहरणीय अधिकार है, ये अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले। इंपोर्टेंट क्या मिले, उन्हें आज़ादी मिले और अपनी मेहनत का फल मिले, जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, और जिससे उन्हें आगे बढ़ने की परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यही भी विश्वास है, यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को, उनका ये भी कहा कि हमारा यही भी विश्वास है कि कोई भी सरकार अपनी जनता को अधिकारों से वंचित रखती है, अधिकारों से हटाती है, दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने और उसे समूल समाप्त करने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि हमारा ऐसा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी है अहिरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले, और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यही भी विश्वास है कि यदि उन्हें कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने और उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, उसको दूर रखा है, बल्कि डेमोक्रेसी, बल्कि उस जनता का शोषण भी किया है। क्या किया है, शोषण भी किया, और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर क्या किया है, नष्ट किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे जो बोली है। और इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त कर लेना चाहिए और पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे स्पीच दिया गया था, ओथ लेते टाइम यहाँ बोला गया था कि वो देश, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके बिल्कुल राइट्स नहीं कि वो जनता के अधिकारों से वंचित रखे, जनता के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि डीपीएसपी है, या उसके जो उनके जो नेचुरल राइट्स हैं उनसे अलग करे, ह्यूमन राइट्स है, ये बिल्कुल अधिकार नहीं। अगर कोई सरकार ऐसा करती है, और सरकार, तो फिर जनता को भी ये अधिकार है कि सरकार को बदले और उसे समूल समाप्त कर दे, टोटल उसको खत्म कर दे। फिर उसमें ये लिखा है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे बोला था कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के क्या नहीं देना चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए, और संबंधों को क्या कर लेना चाहिए, समाप्त कर लेना चाहिए। ये वाला पॉइंट देखो, क्या कर लेना चाहिए, समाप्त कर लेना चाहिए, और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा इस स्टेटमेंट इनकी शपथ में बोला गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और उनके जो सहयोगी थे, उन लोगों ने इस प्रकार की शपथ ली कि आने वाले टाइम में जब भी होगा तो हम किसकी बात करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। और नमक, देखो नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई अलग से मूवमेंट नहीं है कोई, ठीक है, कोई यहाँ पे अलग से मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। देखो, साल्ट रिवॉल्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होगा, क्योंकि उसी को बोलते हैं नमक यात्रा, उसी को साल्ट रिवॉल्ट बोलते हैं, उसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। तो देश को एकजुट करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि देश एकजुट चाहिए था अब हमें। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि गांधी जी चाहते थे कि पूरे देश को एक सूत्रबद्ध करें, और महात्मा गांधी एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। और 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन के एक खत लिखा, और यहाँ करके गांधी जी ने एक लेटर लिखा, और उसमें कितनी 11 डिमांड की, उल्लेख किया था। और इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, कुछ मांगे क्या थी, उद्योगपतियों को लेकर किसानों से विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी की इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। लेकिन इससे महत्वपूर्ण मांग नमक को खत्म करने का था। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग थी वो थी नमक पर जो टैक्स सिस्टम था उसको खत्म करने के बारे में था। नमक अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, जो नमक का जो सिस्टम था उसे अमीर और गरीब जो थे वो सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजाजत को महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। और यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि जो नमक है
जो नमक है, नमक पर कर है, उनके उत्पादन पर जो सरकारी इजारेदारी, जो टैक्स का सिस्टम है, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू इसे बताया था। महात्मा गांधी का यह एक पत्र जैसे अल्टीमेट, जो गांधी जी ने जो चेतावनी दी थी, जो लेटर उनको भेजा, तो उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सबनी अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर देगी। क्या कर देगी गवर्नमेंट, गांधी जी क्या कर देंगे, तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि वो क्या कर देंगे, सिविल डिस ओबिडेंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने कहा कि वहाँ पे एक वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम था सबनी अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, इरविन ने यहाँ मना कर दिया कि हम आपकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, मतलब कि नेगोशिएट करने से मना कर दिया। जैसे ही महात्मा गांधी को ये पता चला कि अभी गांधी इनने नहीं मानी है उनकी डिमांड, तो गांधी जी ने क्या किया कि अपने 78 विश्वास मत जो वॉलेंटियर थे उनके साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई, साबरमती से स्टार्ट हुई, आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नमक और गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होने थी। तो ये उनका पर्पज था। ये स्टार्ट की कहाँ से, साबरमती में गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नमक तो ये यात्रा जो उनकी चल रही थी, ऐसे करके उनका जो कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे देखो, तो ये कहाँ से हुई, साबरमती से गांधी आश्रम 240 किलोमीटर दूरी डांडी तक ही पहुंची। और डांडी तक पहुंचने के बाद खत्म होनी थी। गांधी जी 24 दिन तक, गांधी जी की जो टोली थी 24 दिन तक चली। लगभग वो एक दिन में 10 मील का सफर तय करते थे। और जहां भी रुकते तो हजारों लोगों ने सुनने और देखने और मिलने के लिए आते थे। सभा में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया। इंपॉर्टेंट था ये मीनिंग याद समझना कि गांधी जी यहाँ पे चाहते थे और सबको स्वराज के मतलब बता रहे थे कि स्वराज सच में है क्या, स्वराज की मीनिंग क्या है। लेकिन एक्चुअल स्थिति ये थी कि सब जो ग्रुप थे इतने सारे, इंडिया की जो सोसाइटी का जो प्रॉब्लम था, क्योंकि इतने सारे ग्रुप थे, अनटचबिलिटी, ये सारी चीजें थी, पहले से इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, ऊपर से इतने सब ग्रुप की अलग अलग प्रॉब्लम समस्याएं थी। तो स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, आह्वान किया तो लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों को कहा ना माने। उन्होंने सीधा कहा कि अवज्ञा का मतलब होता है कि उनको मना करें, मना करना, तो अंग्रेजों का कहा ना माने। और एक यहाँ पे डेट दे दी 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंच गए। क्योंकि वहां देखो एक टोटल जो था 6 अप्रैल को उनने 11 मार्च से स्टार्ट यात्रा की थी, तो आप 11 मार्च जोड़ सकते हो, 6 अप्रैल ही हुए। तो 6 अप्रैल को यह दांडी पहुंचे और उन्हें समुद्र का जो, और यात्रा करने में टाइम कितना लगा, टोटल 24 डेज का। और ऐसे करके समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। चलो एक क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये आपका जो प्रश्न है यहाँ पे ये पुटअप होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यह सबनीय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था उससे आंदोलन से कैसे, और जो जो असहयोग आंदोलन था, मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उस मुकाबले किस तरह से उससे डिफरेंट था। तो आप बताना। इस बारे में लोगों का न केवल अंग्रेजों के सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून के उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। यहाँ पे आंसर भी लिखा है इसका, देखो यहाँ से यहाँ आंसर भी लिखा है कि इस बारे में लोगों को ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बल्कि जो ऑपरेशन उससे पहले जो हुआ था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा था, सीधा मना किया था कि वहां पे वो क्या ना करें, वो सहयोग ना करें, मतलब कि उनको नॉन कॉपरेट करें, वहां पे मना किया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, तो जो औपनिवेशिक जो कानून है इसका उल्लंघन किया जाए, इस कानून को अब ना माना जाए, तो उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। तो ये हुआ था इस वाले मूवमेंट में, ठीक है। इससे अब हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो गांधी जी नमक की यात्रा करते हुए, मतलब कि दांडी मार्च नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते चले गए, ठीक है। ये दिख रहा है और कैसे करके मूवमेंट के बीच में गांधी जी हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो
हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। तो हजारों लोगों ने क्या किया, नमक कानूनों को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैलता चला गया और यहाँ तक कि विदेशी जो कपड़े थे उनका भी बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग में बता चुका था कि कैसे शराब की दुकानें जो होती थी उनको घेर लिया जाता था और किसानों ने लगान, यहाँ तक किसान जो थे उन्होंने लगान देना और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। जो चौकीदारी कर था, जो टैक्स था, उसको भी चुकाने से मना कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। जो गांव में तैनात कर्मचारी थे वो इस्तीफे देने लगे, मतलब रिजाइन करने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले लोगों ने वन कानून तोड़ा। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया था फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट एक्ट आया था जिसके तहत वो अंग्रेजों को, मतलब कि जो ट्राइबल्स थे जो जंगलों में रहते थे उनको मना कर दिया था, ना तो वो लकड़ी लेंगे ना किसी फ्लावर लेंगे, मतलब कि फूल वगैरह, ना कोई लकड़ी, ना फल, ना फ्रूट, ना अपने जानवरों को जंगल में चरा सकते हैं। जो डेली रूटीन की उनका जीवन यापन होता था ना जंगलों से, वो सारी चीज़ों पर रोक लगा दी। यहाँ पे उल्लंघन करने लगे और लकड़ी बीनने, फिर आगे जाके वो क्या, देखो वही काम किया कि लकड़ी बीनने लगे और अपने जानवरों को वो चराने लगे। जो उनके रिजर्व फॉरेस्ट थे, जो आरक्षित वन में घुसने लगे। इस घटना से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने, अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि जो औपनिवेशिक गवर्नमेंट है ना, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट, जब उनने देखा ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है तो लोगों ने क्या किया, लोगों को वो क्या करने लगे, गिरफ्तार करने लगे। नेताओं को, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन नेताओं को वो क्या करने लगे, गिरफ्तार करने लगे और बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी ने समर्पित जो एक इम्पोर्टेंट लीडर थे अब्दुल खान गफ्फार, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत सारी भीड़ यहाँ गुस्से आई थी। जो सशक्त बख्तरबंद गाड़ियां थी और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक, यहाँ पे एक इंसिडेंट रखना कि सोलापुर महाराष्ट्र में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम सुना होगा, सोलापुर, कोल्हापुर, तो ये नाम सुना होगा कि औद्योगिक जो मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालत, मतलब कि जितने कोर्ट थे, रेलवे स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिया। वह भी सरकार ने निर्मम दमन करना स्टार्ट कर दिया। शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले किए, औरत और बच्चों को मार पीट कर लगे और लाखों लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया। तो ये देखो कैसे वो हो गया जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो औपनिवेशिक सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने लाखों लोगों को यहाँ अरेस्ट करना, गोलियां मारना, लोगों को पीटना, अरे, और ये सारे काम वो करने लगी। कौन? गवर्नमेंट। देखते हैं फिर यहाँ पे, देखो तो मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख से, तो यह डाटा दिया है, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी एक बारी में फिर आंदोलन वापस ले लिया। तो ये भी बता सकते हैं कि महात्मा गांधी ने फिर से, देखो कि जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 19 जनवरी 1922 में, उसको फिर से वापस ले लिया। जब तक यहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया। इसके पीछे रीजन दूसरे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 11 डिमांड्स किए थे। किससे? इरविन से 11 डिमांड किए थे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हो गया। तो गांधी इरविन के साथ एक एग्रीमेंट हो गया और दस्तक साइन हो गए, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया, गांधी इरविन एग्रीमेंट के नाम से इसे जाना गया। गांधी जी ने लंदन में होने वाले सेकंड गोलमेज या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और सहमति व्यक्त कर दी। उन्होंने ये भी कह दी कि ठीक है, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखो, ये कैसे इमेज दिख रही है और ये सारी चीजें इसमें बताएंगी, तो देख लेना ये। तो कांग्रेस बहिष्कार कर दिया। गोलमेज सम्मेलन को पहले जो फर्स्ट वाला था, क्वेश्चन ये भी आया है कि कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया था, बहिष्कार किया था। तो इसमें ये बता सकते हैं कि किसका किया था, तो वो फर्स्ट वाले का। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए राजी हुई। सरकार ने कहा कि आपके जो कैदी हम उनको क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और उनके बीच कोई भी रिजल्ट नहीं लेकिन निकला और ये वार्ता टूट गई। उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा वापस। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है और अब्दुल खान गफ्फार और जवाहरलाल नेहरू जो बड़े लीडर थे वो जेल में थे। वो आकर के देखते हैं कि ये जो बड़े लीडर थे वो जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और यहाँ पे कांग्रेस को जो गैर कानूनी क्या कर दिया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सबनी अभियान आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन साल भर तक ये आंदोलन तो चला, लेकिन 1931 में तक आते आते उनकी एक गतिविधि मंद पड़ने लगी थी।
अब यहाँ आप बहुत सारी कमी है बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता सकते हो कि कोई भी मूवमेंट गांधी जी कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, कोई भी मूवमेंट था उसको चलाया फिर बंद किया, चलाया फिर बंद किया। देखो ऐसा जरूरी नहीं था, उस समय देश की कंडीशन ऐसी थी या देश के हालात ऐसे थे कि जिसको इस मूवमेंट को कंटिन्यू रख पाना, क्योंकि देखो कि जब कोई मूवमेंट अच्छा खासा जाता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे जो इंडियंस लोग थे उनको मतलब कि गोली मारना, फांसी दे देना और पीटना, जेलों में भर देना, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो ये भी नहीं चाहते थे कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिलने वाली थी। गांधी जी ये जानते थे। उससे पहले एक स्टेटमेंट गांधी जी का मैंने बताया था सत्याग्रह का, कि सत्याग्रह को गांधी जी कैसे लेते थे, उसकी बात की थी। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। एक क्वेश्चन भी आया था कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, पर्पज क्या थे सबके पीछे। उससे पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक चार्ट देखेंगे जरूर, ये वाला, ये वाला, ये वाला हम चार्ट देखेंगे और यहाँ देखिए क्या लिखा है, फिर मैं इसको पढ़ रहा हूँ। देखो, क्रांति के इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन निवेदी रूप से लाए हैं। ये यहाँ क्रांतिकारियों के लिए, जब मैं बोले ये बार बार ये मूवमेंट सारे वापस लिए जा रहे थे। नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वापस ले लिए, क्योंकि जो 1922 वाला था उसको जब वापस लिया तो बहुत सारे जो युवक थे, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, राजेंद्र लहड़ी हैं, अशफाक उल्ला खां है, सुखदेव है, राजगुरु है, ये सारे जो लीडर थे, ये सारे नेता थे, ये सब नाराज हो गए गांधी जी से। और यहाँ जाकर के उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया HSRA। यहाँ पे एक नाम दिया ग्रुप का, नाम का क्या नाम था ग्रुप का, HSRA, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। एक आर्मी बना ली, बोले अब हमको ऐसे आज़ादी नहीं मिलने वाली, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं मिलने वाली, अब हम इसको अपने हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला और यही हुआ। देखो बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया कि कभी भी हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को नहीं पा सकते अहिंसा के माध्यम से। और 1928 में बोला कि दिल्ली के स्थित एक जगह है जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला मैदान, और यहाँ लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पे एक उनने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, HSRA की स्थापना की। कई नेताओं में भगत सिंह थे, ये नाम देखो, जतिन दास और अजय घोष। तो भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष सावंत देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निराशा बनाया। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दो नाम याद रखना, 1929 की बात है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका। उस साल ट्रेन में भी उड़ाने का इन्होंने प्रयास किया था जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई तो उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। और इस मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा कि बम और पिस्तौल, यहाँ इंपोर्टेंट ये लाइन समझना, क्या बोला था उन्होंने, ये वाली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बम और पिस्तौल की भी उपासना नहीं करते बल्कि समाज में भी क्रांति चाहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन भगत सिंह ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो बम, जो बम है और जो पिस्तौल है उसकी वो कभी उपासना नहीं करते, कभी उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो यहाँ पे क्या चाहते हैं, वो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन चाहते हैं, वो एक यहाँ पे क्या चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं। और ये इन्हें स्टेटमेंट खुद दिया था भगत सिंह ने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भगत सिंह का थिंकिंग कैसा था। वो कभी नहीं चाहते थे क्या करना, वायलेंस करना। वो नॉन वायलेंस के, मतलब वायलेंस के अगेंस्ट थे और नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, जिस प्रकार गांधी थे। लेकिन ये मजबूरी बस था क्योंकि देश के हालात ऐसे थे, ऊपर एक से यंगेस्ट भी थे और वो जानते थे इससे कोई रिजल्ट थोड़ी निकलने वाला है। क्रांति जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हें का बोला जन्मजात अधिकार है। जो रेवोल्यूशन है वो तो सबका एक राइट्स है और जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र प्रत्येक मनुष्य का एक जन्म, जो डेमोक्रेसी है, जो फ्रीडम है, वो हर एक मनुष्य का बर्थ राइट है, नेचुरल राइट है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर वर्ग है, यही समाज को चला रहा है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। और आदर्शों के लिए, इस विश्वास के लिए जो हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। ये बातें अपने स्टेटमेंट में किसने कही थी, भगत सिंह। ये जितने ये लोग थे उनने, जब उन्हें फांसी हुई तो ये सब की वो बातें थी। और जब उनको अरेस्ट किया गया, जब उनका स्पीच हुआ तो उस समय सारी बातें उन्होंने कही थी। जनता की सर्वोपरि सत्ता स्थापित श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य, इन्होंने बोला था कि किस प्रकार से ये चीजें हैं, ये इन्होंने कहा था। आगे, इन आदर्शों के लिए, इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हमें अपने लक्ष्य, अपने क्रांति, अपने राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच पाने के लिए हम स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपनी जो जवानी है, मतलब जो यौवन है,
उसको निवेद रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पे नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और ये था कब का है, लिखा है भगत सिंह, ये दो लोग थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बंक कार्ड पर सेशन कोड में ये बयान था उनका, और ये बोला था। ये भगत सिंह मूवी भी बनी है, अजय देवगन की है, ये आपको वहाँ स्पीच मिल जाएगा। और ये इस डेट भी लिखी 6 जून 1929 को है। भगत सिंह और उनके साथियों तथा दस्तावेज जगमोहन चमनलाल इनाम दिए कुछ, चमनलाल उद्धृत राजकमल पेपरवैक्स दिल्ली 2005, ऐसे करके यहाँ पे ये बातें यहाँ पे बोली भी थी। ठीक है, ये बातें हमने देख ली और हमने आपके साथ ये सारी बातें की। ये सारा स्टेटमेंट याद रखना। अब लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, इसमें बात करेंगे कि लोगों ने उस मूवमेंट को कैसे लिया था, उनके पर्पज क्या थे, ये देख लेंगे। ये पैरा के बाद देखो, इस पैरा में जो पढ़ने वाले, इसमें पढ़ने वाले अमीर किसान के बारे में हम लोग, जो अमीर किसान थे उनके पर्पज क्या थे, उनके लिए स्वराज के मतलब क्या थे, तो इसमें क्या जाना उनने देखो। इससे फिर देखेंगे हम कि इस वाले में देखेंगे कि किसान, जो गरीब किसान थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो गरीब किसान थे उनकी क्या थिंकिंग थी, तो ये उसके बारे में हम यहाँ देख लेंगे। और इसमें किसान भी दो टाइप के गरीब में, वो भी हम बात कर लेंगे यहाँ पे। ये देखने के बाद ये मूवमेंट होगा। फिर आता है कि इसमें कमियां क्या रह गई, सबने अज्ञा आंदोलन की कमियां क्या थी, सीमाएं क्या थी, ये देख लेंगे। ऐसे करके सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन आएगा, सामूहिक अपनेपन का भाव। तो एक कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि इसमें ये कुछ इमेज है, जैसे भारत माता का चित्र है, ये सारी चीजें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया और इनके क्या पर्पज थे, और ऐसे करके पूरे चैप्टर का कंक्लूजन दिया है, इन निष्कर्ष दिया है, तो इसको पढ़ लेंगे। और ऐसे करके आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, और ये जरूर मैं लिखवाने के आपको सबको एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा और ये चर्चा करेंगे इन टॉपिकों पे। और ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट वर्क है। अब ये तो हट गया टॉपिक इंडो चाइना वाला, ये सारे टॉपिक देखेंगे और ऐसे करके टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ये मैं बता दूं बेटा, हिस्ट्री का बहुत लंबा पार्ट है और टाइम भी लगता है इसको पढ़ाने में। मैं नहीं चाहता यहाँ 2.5-3 घंटे का वीडियो बना करके आपको यहाँ वो किया जाए। आप आराम आराम से पढ़िए। एक ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक वीडियो 3 या 4 पार्ट या 5 भी हो सकते हैं, जैसे चैप्टर की डिमांड होगी। अब समझाना भी है, बहुत सारी चीज़ें बताना भी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आप आराम से नोट्स बनाते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे, ये आंसर, क्वेश्चन आंसर तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे। मैं एक इसका मतलब शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिसको कहते हैं वन शॉर्ट वीडियो। मैं एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ इसके क्लू निकाल करके वो सारी चीज़ें, एक जो वीडियो आपका मतलब 1 से 1.5 घंटे का रहेगा, वो बाद में करेंगे बात। लेकिन अभी जितने वीडियो हैं ना, वो सारे, अभी जितने भी क्लासें हैं वो ऐसे ही अभी आपको देखनी पूरी डिटेल से, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की और पैरा बाय पैरा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।